हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन द कैटलिस्ट। आप सभी का स्वागत है। सो एज ऑलवेज हम हमेशा कवर करते हैं करंट अफेयर्स को, साथ ही साथ में मैं आपको करवा रहा हूँ योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। तो आप सभी का स्वागत है द कैटलिस्ट में। और आज की जो क्लास में हम लोग बहुत सारे नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, साइंस एंड टेक, मिसलेनियस जो भी टॉपिक है, पर्सन इन न्यूज़ एंड क्या क्या स्पोर्ट्स में हुआ है, इन सभी को डिटेल में बात करने वाले हैं। कंप्लीटली अपडेटेड वीडियो होगा ये, राइट। और यहां पर आप रेगुलरली इसको फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स से। आई थिंक आपको बिल्कुल विजिबल होगा, करंट अफेयर्स दिख रहे होंगे। यस, बिल्कुल दिख रहे हैं। तो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं 18 मई के करंट अफेयर को, राइट। तो देखिए यहां पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे। मैं एक दो ऐसे आर्टिकल्स बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा हमेशा, ताकि क्या हो कि हमें इन डेप्थ एनालिसिस भी मिल सके। अब कोरोना वायरस, कोरोना पेंडेमिक तो चल ही रहा है। अब यहां पर देखिए भारत जो है रेजिस्ट कर रहा है, मना कर रहा है कि भारत को कोई भी कम्युनिटी ट्रांसफर नाम का कोई टैग नहीं है। और द हिंदू में ये लेख छपा और इसमें बोला गया कि यदि भारत इसे मना कर रहा है कि हमारे देश में कम्युनिटी ट्रांसफर नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं एक लेकलस्टर अप्रोच यूज कर रहे हैं और इसमें भारत को ही नुकसान होने वाला है। तो देखिए क्या है ये सारा मामला, इसको हम लोग समझने वाले हैं। सो इंडिया रेजिस्ट कम्युनिटी ट्रांसफर। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कम्युनिटी ट्रांसफर है क्या, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले क्यों ये चर्चा मेरा, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, as per the latest report by WHO, India continues to label itself as a country with no community transmission, कि भारत में कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए पर्टिकुलर एक शहर है, नागपुर है। नागपुर कहाँ का शहर है? महाराष्ट्र का। यहां पर बहुत सारे कोरोना के संक्रमण हैं। तो यहां पर कोरोना संक्रमण कहां से आया और इन लोगों से और कहां पहुंच सकता है, मतलब नागपुर इज अ रीजन और उसके अलावा और कहां का फैल सकता है, ये कम्युनिटी ट्रांसफर हो रहा है। तो भारत इसको पूरी तरह से मना कर रहा है। एक तो इससे कमी ये है कि हम लोग ट्रेस नहीं कर पाते कि कोरोना आया कहां से है, और ऐसा करने के कारण ना ट्रैकिंग ना ट्रेसिंग, तो उससे क्या हो रहा है, हम लोग मेडिकली जितनी चीजों को पकड़ सकते हैं, पिक कर सकते हैं, वो सब वहां पर एक तरह से ये एक तरह से ऑस्ट्रिच इन द सैंड। आपने देखा होगा जो शतुरमुर्ग है, शतुरमुर्ग क्या करता है, शतुरमुर्ग के आसपास जब भी कोई खतरा मंडराने लगता है तो शतुरमुर्ग अपना मुंह एक रेगिस्तान के रेत के अंदर डाल देता है। आप एक बात बताइए, यदि कोई खतरा है, मान लीजिए कोई भी भेड़िए हैं या कुछ भी वहां आ रहे हैं, तो यदि उसने मुंह अंदर डाल दिया, लेकिन उसके शरीर को नहीं खा सकते, बिल्कुल खा सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार की अप्रोच, ऑस्ट्रिच इन द सैंड, इस प्रकार की अप्रोच भारत यहां पर अपना रहा है। और ये अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट होगा। इस पर जो ऑथर है वो बात कर रहे हैं। तो दिस इज होल द कम्युनिटी ट्रांसफर ट्रांसमिशन। 4 प्रकार के मैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आपसे बात करने वाला हूं। इंडिया ने अपने आप को क्या घोषित किया है, नो कम्युनिटी ट्रांसमिशन। इससे ये होता है कि दुनिया के देशों में इमेज जाए कि भाई भारत के लोग यदि इंग्लैंड जा रहे हैं, दुनिया के किसी भी देश में जा रहे हैं, तो भारत में कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, दूसरों को नहीं फैला रहे हैं, किसी प्रकार का वेरिएंट अन्य जगह नहीं जा रहा, और इससे भारत एक अलग थलग जो पड़ जाएगा, सेपरेटिस्टिक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये इसलिए अप्रोच भी होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऐसे कौन कौन से देश हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि हमारे यहाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेजेस है? तो यूनाइटेड स्टेट ने ये एक्सेप्ट किया था, ब्राजील ने किया था, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस, ऑल लेबल्ड देमसेल्व्स, उन्होंने स्वयं ने ये स्वीकारा है, ऑल लेबल्ड देमसेल्व्स बीइंग इन अ कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज, वेयरएज इटली एंड रशिया, साथ ही साथ इंडिया भी, इन्होंने themselves as being in do not label themselves in community transmission, मतलब वो अपने आप को कम्युनिटी ट्रांसमिशन के तौर पे डिक्लेयर नहीं कर रहे, राइट। सो आगे चलते हैं। तो दिस इज होल द कम्युनिटी ट्रांसमिशन, इस पर डिटेल में बात करने वाले हम लोग आज। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है क्या।
ये एक स्टेज होती है पैंडेमिक की। तो देखिए सबसे पहले तो आता है आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब किसी चीज का फैलना, किसी भी रोग का किसी जगह फैलना। जैसे पर्टिकुलर सूरत में आउटब्रेक हुआ था माइस प्लेग का। अभी मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर बताया कि माइस प्लेग हुआ है ना। पिछले 10 साल का सबसे बड़ा माइस प्लेग अभी ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। सो आउटब्रेक पहला पॉइंट है। इसको हम लोग आउटब्रेक के बाद में एंडेमिक, यदि किसी पर्टिकुलर रीजन तक ही सीमित रह जाता है स्प्रेड तो वो एंडेमिक कहलाएगा। एंडेमिक का मतलब एक लिमिटेड एरिया में फैला होना। आउटब्रेक के बाद में ये आउटब्रेक तो सबसे पहला फैलने का स्टेज होता है, और यदि लिमिटेड एरिया में है तो एंडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? कोई महामारी जो बड़े एरिया में फैल गई, एपिडेमिक। और पेंडेमिक, पेंडेमिक जो होता है, पैन का मतलब ऑल, सर्व, सभी जगह। पेंडेम, डैम का मतलब लोग। पेंडेमिक इसका मतलब है एक बड़े, इन अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। और हु इज द ऑथोरिटी हु विल डिक्लेयर that this disease became pandemic? The only authority to declare a pandemic is WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही डिक्लेयर करता है कि दिस बिकम ग्लोबल एंड नाउ इट बिकम पैंडेमिक। इज इट क्लियर? तो यहां पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन एक पैंडेमिक स्टेज होती है। ब्रॉडली सिटीज वेयर न्यू केसेस इन द लास्ट 14, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में क्या, जो नए केसेस आ रहे हैं इन द लास्ट 14 डेज कांट बी ट्रेस टू दोज हु हैव एन इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री। तो उन्हें ट्रेस ही नहीं कर पाए। देखिए हम लोगों ने शुरुआत में क्या पैटर्न बनाया था कि विदेशों से जो जो लोग लौट के आ रहे हैं वो एयरपोर्ट पर उतरते हैं और उसके बाद में 14 दिन का उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर सेंटर में, उन्हें घर नहीं जाने दिया जाता। तो ये सिस्टम पहले चला था। अभी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री के बाद भी हम लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं व्हेन केसेस कांट बी लिंक टू स्पेसिफिक क्लस्टर, और हम ये भी पता नहीं कर पा रहे हैं कि वो पर्टिकुलर किस क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब मान लीजिए इंग्लैंड से आया तो वो एक क्लस्टर हो गया, ब्राजील से कोई लोग आए वो एक क्लस्टर हो गया। तो ये जो क्लस्टर इंडिया में आ रहा है हम उसे ट्रेस नहीं कर पाए। और साथ ही साथ भारत के जो लोग बाहर जा रहे हैं, तो भारत ये बोल रहा है कि हमारे अंदर कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। सो सिटी क्लासिफिकेशन इज नाउ डिवाइडेड इनटू 4 लेवल। तो सिटी को कितने भागों में बांटा गया? 4 लेवल में। तो लो इंसिडेंस, कम जो दर है वो सिटी 1 वाले में है, और हाई इंसिडेंस सिटी 4, मतलब जो 4 लेवल बनाए। तो हम इन चारों स्टेजेस को भी पढ़ेंगे। ऑल द स्टेजेस आर इन फ्रंट ऑफ यू। सो पहली स्टेज है इंपोर्टेड ट्रांसमिशन, और क्या मतलब है? इट इज रिपोर्टेड among the travelers entering the country via the border and airport। तो import का मतलब क्या है? विदेशों से यदि आया है। This can be controlled through the thermal screening and quarantine। ऐसा हमने किया भी, थर्मल स्क्रीनिंग के द्वारा पता चला टेम्परेचर। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि जब उन दिनों में लोग आ रहे थे उनका थर्मल स्कैनिंग किया गया, तो वो इतने चालाक एंड थे, मतलब इतने क्लेवरली उन्होंने प्लेन में पहले ही पैरासीटामोल इत्यादि खा ली थी ताकि उनका किसी भी हालत में 14 दिन का क्वारंटाइन ना हो। तो इस प्रकार से भी भारत में अंदर एंटर हो गए थे। आपको याद आ रहा होगा ये सब जो है कहानियां पहले सब चल रही थी। स्टेज 2 लोकल ट्रांसमिशन, इट डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन विद इन कंट्री। तो यदि पर्टिकुलर क्लस्टर में एक डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो ये लोकल ट्रांसमिशन हुआ, है ना, जैसे घर में, परिवार में या आसपास के किसी कॉलोनी में। कम्युनिटी ट्रांसमिशन, इट सिग्निफाइज दैट वायरस इज सर्कुलेटिंग इन द कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी, रीजन वाइज हो सकती है ना, एंड कैन अफेक्ट पीपल विद नो हिस्ट्री टू ट्रैवल अफेक्टेड। और ये थर्ड जो है इसका मतलब ये है, ऑब्वियसली वायरस आया कहां से होगा? विदेशों से। उसके बाद इस व्यक्ति से उसके फैमिली मेंबर या नियर एंड डियर जो भी मिले होंगे वो लोकल ट्रांसमिशन हुआ। इस लोकल ट्रांसमिशन के बाद में तीसरा स्टेज आता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन, जब वो एक पूरे रीजन में स्प्रेड आउट होना शुरू होता है। और यहां पर देखिए अब देखिए ये जो व्यक्ति आया है, ये जो लोकल ट्रांसमिशन हुआ है, उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, तो ये नो हिस्ट्री ऑफ द ट्रैवल टू अफेक्ट द एरिया एंड कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। एंड फाइनली क्या होता है?
फाइनली फोर्थ स्टेज में, बहुत बड़े स्टेज पे फैल जाता है व्हेन डिजीज actually become an epidemic in a country such as COVID-19 was in China, and large number of infection and growing number of deaths were no end in sight. वो खत्म नहीं हुए, and it is then considered to be endemic. तो वो केवल उसी क्षेत्र में थी, और उसके बाद में क्या हुआ, जब ये पूरी दुनिया में गए तो ये पूरी चारों तरफ फैल गया। तो एपिडेमिक जो है बहुत तेजी से प्रसार होना, ये सबसे ज्यादा हाई इंसिडेंसेस यहां होते हैं CT4 में, और CT1 में क्या है, किसी और देश से आया। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि आप पूछेंगे ये कोरोना पेंडेमिक सबसे पहले यूरोप में क्यों गया, भारत में क्यों नहीं गया। देखिए चाइना के जो लोग हैं, आपको याद आ रहा होगा, जनवरी फरवरी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में विशेषकर, है ना, ये लोग जाते हैं इटली में। दुनिया की सबसे ज्यादा यूनेस्को हेरिटेज साइट्स कहाँ हैं, इटली में, उसके बाद चाइना का नंबर है। तो लोग यूरोप में ट्रैवल करने जाते हैं, और ये जो वुहान के लोग ट्रैवल करना स्टार्ट किया, उन्होंने वहां पर देखिए, ये सबसे पहले इंपोर्टेड ट्रांसमिशन हुआ चाइना से, फिर इटली के लोगों में लोकल ट्रांसमिशन हुआ। वो लोग केवल इटली तो गए नहीं थे, और भी कई देशों में गए थे, वहां पर ट्रांसमिशन हुआ। वहां से भारत में इंडियन डायस्पोरा जो है, जो भारतीय लोग विदेशों में रहते हैं, द इंडियन डायस्पोरा, उसमें स्प्रेड हुआ, फाइनली इंडिया में कमा हुआ। तो यहां पर हम लोग किसी तरह की हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वी हैव एनी काइंड ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन। तो इंडिया का करंट क्लासिफिकेशन क्या है, इंडिया ऑप्ट फॉर द लोअर एंड लेस सीरियस क्लासिफिकेशन कॉल्ड क्लस्टर ऑफ केसेस। तो यहां पर क्लस्टर ऑफ केसेस बन रहे हैं। केसेस डिटेक्टेड इन द पास्ट 14 डेज आर प्रीडोमिनेंटली लिमिटेड टू वेल डिफाइंड क्लस्टर, दैट इज। तो देखिए 14 डेज के जो डिटेक्शन है, हमने प्रॉपरली हमने ये देखा कि ये जो केसेस हैं वो फॉरेन से नहीं आए हैं। फॉरेन से आने के बाद में यहाँ के लोगों में जो लोकल ट्रांसमिशन हुआ और क्लस्टर बन गया उससे, तो इसलिए हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, और हमें कहाँ पर लगाम लगाना चाहिए, कहाँ पर एक ब्रेक लगाना चाहिए, बैरियर लगाना चाहिए, इस सब की एक कैलकुलेशन क्रिएट की जा सकती थी, है ना। इट इज एज्यूम्ड दैट there are a number of unidentified cases in the area. This implies a low risk of infection. तो यहां पर ये एज्यूम कर लिया गया कि बहुत सारे अनआइडेंटिफाइड केस हैं। और अनआइडेंटिफाइड केस क्यों है भाई, क्योंकि प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग भारत में नहीं हो रही है। और टेस्टिंग के बारे में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझाई थी, पॉजिटिविटी रेट, याद आ रहा होगा आपको। यदि आप पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज पहले वाले लेक्चर देखिए, मैंने पूरा पॉजिटिविटी रेट की डेफिनेशन और क्या क्या इंपैक्ट है इसका, और इसी के आधार पर, पॉजिटिविटी रेट के आधार पर कितने लंबे समय तक लॉकडाउन होगा, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कहां लगेगा, कौन से माइक्रो कंटेंट जोन है ना, इस तरह के सभी चीजों का डिस्क्रिप्शन ये पॉजिटिविटी रेट ही दे पाती है। तो अनआइडेंटिफाइड केसेस इन द एरिया, दिस इंप्लाइज अ लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टू अदर इन द वाइडर कम्युनिटी इफ एक्सपोजर टू दिस क्लस्टर इज अवॉइडेड। तो यहाँ पर क्या है, देखिए कुल मिला के धीरे धीरे हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाइड नहीं किया, स्प्रेड आउट होना शुरू हो गया। सो इम्प्लीकेशंस फॉर द इंडिया इज नॉट क्लासिफाइंग इटसेल्फ एज बीइंग CT। फाइनली बात यह कि क्या परिणाम है कि भारत में यदि कम्युनिटी ट्रांसमिशन को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो इसके क्या क्या भयावह टेरिबल इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो देखिए, इंडियाज रिफ्यूजल टू डिस्क्राइब इटसेल्फ बीइंग कम्युनिटी ट्रांसमिशन शोज, ये बात टर्म मैंने आपको शुरुआत में समझा दी थी, ऑस्ट्रिच इन द सैंड, कि जिस प्रकार शतुरमुर्ग अपना मुख सैंड में दबा लेता और बोलता है मेरी परेशानी तो खत्म हो गई, क्या मुख को सैंड में दबाने से परेशानी खत्म हो जाएगी? नहीं। इस तरह की अप्रोच भारत ने अपनाई है। सिंस बीइंग इन सीटी फार फ्रॉम बीइंग स्टिग्मेटिक। देखिए, जिस देश ने सीटी को एक्सेप्ट किया है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन को, उसके लिए कलंक जैसा है और एन इंडिकेटर ऑफ फेलियर शोज हाउ द ऑथोरिटीज एड्रेस्ड अ पेंडेमिक। ये कलंक के तौर पे फार फ्रॉम बीइंग स्टिग्मेटिक एंड इंडिकेटर ऑफ फेलियर, और इसीलिए क्या है, हमें ये अप्रोच नहीं अपनानी चाहिए, एक ओपन अप्रोच अपनानी चाहिए। इफ केसेस वर स्टिल ए क्लस्टर इट वुड मीन दैट गवर्नमेंट ऑट टू प्रायोरिटाइज द टेस्टिंग। यदि किसी एक क्लस्टर में है, केसेस वर स्टिल ए क्लस्टर, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को करना बहुत जरूरी है, कहाँ से वायरस आया। और मान लीजिए
पर्टिकुलरली मुझे कोरोना हुआ है तो मेरी हिस्ट्री क्या रही थी, मैंने कहाँ से ट्रैवल किया था और मेरे से रिलेटेड कितने लोग हैं जिसमें स्प्रेड हो सकता है और कम्युनिटी में हो सकता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है। आइसोलेटिंग टू प्रिवेंट फर्दर इन्फेक्शन स्प्रेड, और उन्हें आइसोलेट करके प्रॉपर टेस्टिंग, लार्ज नंबर ऑफ टेस्टिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको आइसोलेशन कर सकते हैं। while on the other hand being in CT it is mean prioritizing treatment and observing the advisory to stay protected। तो ये जो एक बात है वो पूरी तरह से साइडलाइंड हो जाती है, उसको अवॉइड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि हमारे देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन मीन्स दैट द हेल्थ सिस्टम हैज नाउ लॉस्ट ट्रैक ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द वायरस। अब देखिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब यह है कि यदि हो रहा है तो हम नाउ लॉस्ट द ट्रैक ऑफ ट्रांसमिशन एंड इन्फेक्शंस आर हैपनिंग विदाउट द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बीइंग नोन। तो यहां पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब यह है, वंस द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन पैंडेमिक कंट्रोल स्ट्रेटजी विल मूव ऑन नेक्स्ट फेज। यदि भारत देश इसे एक्सेप्ट करेगा तो हम लोग स्ट्रेटजी पर प्रॉपर काम कर पाएंगे और ये मिटिगेशन फेस होता है, चीजों को कम करता है, मतलब जो इसका जो स्वरूप है जो तेजी से बढ़ रहा है उसे कम करेगा। when the focus will be to ensure that only those people get to hospital who really need medical care, this would ensure life are safe। अब देखिए प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं है, किस लेवल का माइल्ड है, मीडियम है या सीवियर लेवल पर कोरोना है, यदि इस चीज़ों का भी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होता जाएगा तो हमारे जो हॉस्पिटल सिस्टम है, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने लार्ज नंबर ऑफ पीपल वहां जा चुके हैं, इससे पूरी तरह से जिसको एक्चुअल में जरूरत है, नीडी पर्सन को, वो से कुछ भी नहीं मिल रहा है एंड सिस्टम इज कोलैप्सिंग डे बाय डे। सो कीपिंग द ट्रैक ऑफ इन्फेक्शन और कंटेनिंग दैम वुड देन नो लॉन्गर बी द प्राइमरी स्ट्रेटेजी। तो दिस वुड एंश्योर लाइव्स आर सेफ or keeping track of infection and containing them would then no longer be the primary strategy। तो यहां पर यही स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी, हम लोग उन पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज होल अबाउट द कम्युनिटी ट्रांसमिशन। 4 प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से आया गया, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 2021। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इसके बारे में दे देता हूं कि ये ऑर्डिनेंस क्या होते हैं। हिंदी में बोलेंगे अध्यादेश, अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास, है ना। और राष्ट्रपति को अनुमोदन कौन करते हैं, कौन उन्हें सजेस्ट करते हैं? जो मंत्री मंडल है, मंत्री परिषद है, वो सजेस्ट करता है। चाहे फिर वो केंद्र में है तो राज्यपाल, केंद्र में है तो राष्ट्रपति, स्टेट में है तो राज्यपाल। तो ये ऑर्डिनेंस होते हैं। ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है? जब कभी भी जो पार्लियामेंट है इन हाउस नहीं है, तो जो आपको पता होगा 3 पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं उसके बीच में बहुत गैप होता है। इन द मीन टाइम अध्यादेश जारी कर लिया जाता है और 6 महीने तक ये लागू होता है। अगले पार्लियामेंट का सेशन जैसे ही लगता है तो उसे लागू करवाना होता है, सेशन में उसे बिल को पास करवाना होता है, तभी वो आगे कंटिन्यूड होगा, अदरवाइज वो कोलैप्स्ड हो जाता है बिल, ठीक है, लैप्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डिनेंस। तो यहां पर जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है वो अपनी कुछ ऐसी चीजों को अप्लाई करने के लिए ऑर्डिनेंस, अध्यादेश का फॉर्म लेकर आती है। आपसे मेरा एक प्रश्न है कि ये जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस कम्स अंडर द परव्यू, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के किस संविधान में ऑर्डिनेंस आता है? ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये बताना है जरूर, राइट। तो यहां पर मैं पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ में एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं। यस, सो मैं आपको सबसे पहले कुछ बहुत शानदार बात बताना चाहता हूं। देखिए एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं सब कुछ विजिबल है या नहीं। यस, आपको विजिबल होगा। तो दोस्तों यहां पर आपको एक साइट दिख रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, prsindia.org। आपके एग्जाम के लिए वेबसाइट बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने मेरे लेक्चर यदि इंटरनल सिक्योरिटी वाले देखे हैं,
इंटरनल सिक्योरिटी के क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो वहां पर भी मैंने आपको बहुत सारी वेबसाइट्स, लिंक इत्यादि बताएं, और उससे क्या हो रहा है कि हम कहां कहां से चीजों को कवर करें, राइट। वहां पर मैंने आपको, इसीलिए मैं समय समय पर ऐसी वेबसाइट आपको बताता रहूंगा ताकि आप लोग वहां से सीधा सीधा कंटेंट को पढ़ सकें। तो यहां पर ये जो संस्थान है दोस्तों, PSR इंडिया, ये एक NGO है, और ये जितने भी MPs एंड MLAs हैं इनके ऊपर पूरी नजर रखते हैं। देखिए www.prs.org, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है, रेफर्ड एज PRS एंड इज एन इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये 2005 में बसी थी, NGO है, और ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है टू मेक द इंडियन लेजिस्लेटिव प्रोसेस बेटर इन्फॉर्म, मोर ट्रांसपेरेंट एंड पार्टिसिपेटरी। मतलब हमारे जो MLA MPs हैं उन पर ये नजर रखता है, उनको जो पैसा मिलता है उन्होंने कहाँ लगाया, किस तरह से वो काम करते हैं, ताकि एक ओपनली लोगों को समझ में आ सके। रिसर्च करते हैं, लोगों के पास ट्रांसपेरेंसी जाती है और ज्यादा से ज्यादा वो पार्टिसिपेटरी करते हैं। और इस तरह के जो NGOs हैं यही प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं, हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। यस और नो, दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी नेसेसरी फॉर इंडिया। तो यहां पर एक लाइन और मैं आपको पढ़ा देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत आएगा कुछ, अभी परफेक्ट होगा शायद, एक मिनट, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, एक मिनट, यस आ गया। सो PRS ट्रैक द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट कैसे काम करता है, वर्क विद MPs ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी एंड MLAs। तो इस प्रकार से PRS बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट संस्थान है। और यहां पर देखिए इन्होंने जब ये ट्रिब्यूनल बिल निकाला गया, द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस, ये क्या करना चाह रहे हैं इस पर मैं पहले बात करूंगा, लेकिन ये बिल आया कब था देखिए, पूरी तरह से यहां पर डिटेल में चर्चा है। द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 वाज प्रोमुलगेटेड ऑन April 4, 2021। और इसने क्या बोला है, ये डिसॉल्व कर रहा है सर्टेन एग्जिस्टिंग एपेलेट बॉडी। एपेलेट बॉडी का मतलब होता है जो न्यायाधिकृत बॉडीज हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिब्यूनल। जैसे आपने कावेरी ट्रिब्यूनल सुना होगा, है ना, दो राज्यों के बीच में ट्रिब्यूनल्स बना दिए जाते हैं ताकि जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी पड़े। और इस तरह के कुछ डेडिकेटेड पर्टिकुलर, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमने बना दिया है, एनवायरमेंट से संबंधित सारे जो बिल पास होते हैं NGT के द्वारा होते हैं, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसी तरह के भारत में 8 अलग अलग ट्रिब्यूनल्स थे, उन सबको हटाकर जो है टू द, देखिए यहां पर क्या कर दिया गया है, जो एग्जिस्टिंग एपेलेट बॉडी थी उनको हटाकर ट्रांसफर देयर फंक्शन सच एज एडजुडिकेशन ऑफ अपील टू अदर जुडिशियल बॉडी। अ बिल विथ सिमिलर प्रोविजन इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, और लोकसभा में ये बिल February 13, 2021 को ये पारित हुआ था। तो इस पर नजर रहती है PRS इंडिया की, ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है। आपको प्रोज एंड कॉन्स, किसी बिल की क्या कमियां हैं, क्या हानियां हैं, क्या नुकसान है, इन सभी के बारे में डिटेल में PSR इंडिया, तो ये वेबसाइट याद रखेंगे। तो देखिए यहां पर सबसे पुराना जो हमारा एक एपेलेट ट्रिब्यूनल था, जो सेपरेट बॉडी होती है, सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल अंदाजी नहीं करता, और यहां पर एक जजेस अपॉइंटेड कर दिए जाते हैं समय समय पर। द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, ये एपेलेट ट्रिब्यूनल था। अब प्रपोज्ड एंटिटी क्या है, हाई कोर्ट होगा। द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, ये एक एपेलेट बॉडी बोर्ड है, और यहां पर इससे भी हाई कोर्ट पर प्रपोज्ड एंटिटी है उस पर। द कॉपीराइट एक्ट 1957 एपेलेट बॉडी है। कमर्शियल कोर्ट और कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट, राइट, एकदम क्लियर हो रही होगी बात, यस यस। सो पेटेंट एक्ट एपेलेट बॉडी है। पेटेंट एक्ट 1970 का आपको याद आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था। पेटेंट एक्ट 2005 में सबसे बड़ा सुधार हुआ था पेटेंट एक्ट में। हम लोग ट्रिप्स के साथ में समय समय पर ट्रिप्स में कोई परिवर्तन होते हैं तो हम यहां पर भी परिवर्तन लाते हैं। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये अलग से ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल अंदाजी नहीं करता, एक सेपरेट बॉडी बना दी जाती है, और वहां पर अलग अलग जो जजेस हैं, मेंबर्स हैं, उनको अपॉइंटमेंट होता रहता है,
और ये बॉडीज का डिसीजन जो से होता है वो फाइनल से होता है, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को क्या कर दिया गया है, एयरपोर्ट एपेलेट ट्रिब्यूनल से ऑर्डिनेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डिस्प्यूट अराइजिंग होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, है ना, एंड हाई कोर्ट फॉर अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एन एविक्शन ऑफिसर, तो हाई कोर्ट के पास ये पावर रही। तो इस प्रकार से क्या कर दिया है, अलग अलग प्रकार के लॉ, द कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई जो टैग होते हैं ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन 1999, इसे भी हाई कोर्ट में। तो ये सभी जो है कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, तो देखिए यहां पर इस प्रकार से क्या रेफर्स टू द सिविल कोर्ट ऑफ द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब क्या है, ये सिविल कोर्ट में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के लिए इन डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ऑर्डिनेंस ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन। तो यहां पर इस प्रकार से परिवर्तन लाया गया। तो ये एक्ट कब का है, पहले तो ये देख लीजिए, द फाइनेंस एक्ट 2017, और इस बिल को अभी हमारा जब सेशन में था, इन हाउस था, लोकसभा में पारित किया गया। ऑर्डिनेंस कब घोषित किया है, फाइनली शायद ये पारित नहीं हुआ है तो इसलिए उसको अध्यादेश बना दिया गया, राइट। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं दोस्तों, एक मिनट, यस, सो आई थिंक आपको दिख रहा होगा सब कुछ, दिख रहा है या नहीं, एक मिनट कुछ दिक्कत हुई है पीडीएफ रीडर में, एक मिनट बेटा, एक मिनट का समय दीजिए। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसे नहीं तो ऐसे सही, कैसे ना कैसे हम लोग पढ़ा ही लेंगे। चलिए, कुछ टेक्निकल इश्यू हुआ है अभी, चलो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे कवर कर लेंगे, राइट। चलिए, तो मैंने आपको ये सारे के सारे जो बिल हैं अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट एज नो जुडिशियल इंपैक्ट असेसमेंट। तो यहां पर देखिए, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये इसको ये जो बिल आया ऑर्डिनेंस हैज बीन चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एज नो जुडिशियल इंपैक्ट असेसमेंट was conducted prior to abolishing these tribunals। तो इन ट्रिब्यूनल्स को जो रद्द किया गया है उसका कोई भी जुडिशियल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं हुआ है। सो ऑन व्हाट बिहाफ दे हैव एबॉलिश द ट्रिब्यूनल, जब तक आपने उस पर रिसर्च ही नहीं की कि उनका इंपैक्ट होगा क्या। 8 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूनल्स हैं, तो इस पर क्या हुआ है, चैलेंज किया गया है, मतलब जो है पब्लिक इंटरेस्ट PIL वगैरह लगी है। सो इट वाज एबॉलिश्ड एपेलेट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी सच एज फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल अंडर 9 लॉ विदाउट स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंसल्ट भी नहीं किया गया। ट्रांसफर देयर जुरिस्डिक्शन टू देयर जुडिशियल बॉडी, और उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये कौन कौन से एक्ट हैं भाई, सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, कॉपीराइट एक्ट, कस्टम एक्ट, पेटेंट एक्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट 2002, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। सो दीज आर द 8 राइट लॉज। सो ऑर्डिनेंस हैज अमेंडेड, दिस ऑर्डिनेंस हैज अमेंडेड द फाइनेंस एक्ट 2017 को अमेंड किया है टू इंक्लूड द प्रोविजन रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी and term of officer member in the act itself. It has incorporated suggestion made by Madras Bar Association versus Union of India। ऐसा incorporate क्यों किया गया है, सर्च कम सिलेक्शन कमेटीज क्यों बनाई गई है, मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो फैसला था ऑन द कंपोजिशन ऑफ कमेटी एंड इट्स रोल इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। तो इसीलिए इस तरह का सर्च कम सिलेक्शन कमेटी यहां पर बैठाई जाएगी। बट इट वाज फिक्स्ड, और इसको कितने साल के लिए, 4 साल के टेन्योर के लिए, फॉर द चेयरमैनशिप ऑफ द मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड इग्नोर द कोर्ट्स ऑर्डर फॉर फिक्सिंग 5 ईयर टर्म। तो इन्होंने इसे 4 ईयर का और बना दिया। तो द सेंटर येट टू कॉन्स्टिट्यूट, जबकि अभी भी केंद्र को नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना बाकी है। यदि नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बन जाएगा तो सब उसमें सब्ज्यूम हो जाएंगे, लेकिन अभी ये बना ही नहीं है। सो क्या होता है दोस्तों, जुडिशियल इंपैक्ट असेसमेंट
कभी भी कोई इस प्रकार के बदलाव लाए जा रहे हैं तो, है ना, जैसे आपने सुना होगा एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, EIA, इससे जब ग्रीन सिग्नल मिलता है तब NGT किसी बिल को पास करती है, यस और नो। तो यहां पर जुडिशियल इंपैक्ट असेसमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सुप्रीम कोर्ट एज द ऑर्डर ऑफ रोजर मैथ्यूज वर्सेस साउथ इंडिया बैंक 2019। तो इसके तहत सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये। इट इज अ मेथोडोलॉजी टू कैलकुलेट द वर्कलोड चेंज, कि वर्कलोड चेंज कितना हुआ है, कैसे जो हमारी जुडिशियल बॉडी है उसको हैंडल करेगी। जुडिशरी हैज टू बियर ड्यू टू द प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव लॉ चेंजेस, तो ये सब जुडिशियरीज को बियर करना होगा, उन पर वर्कलोड ज्यादा आएगा। देन कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड इंडिकेटिव कॉस्ट ऑफ द, तो इसको भी एक्सपेक्टेड इंडिकेटिव कॉस्ट, कितना खर्चा, क्या चेंज आएगा, वो भी अभी तक कुछ बस बना दिया गया। देखिए विदाउट, इसीलिए दिक्कत कहाँ है, दिक्कत ये है विदाउट प्लानिंग ये सब किया जाता है। इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय गवर्नमेंट कैन एंटिसिपेट एंड लाइकली द कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग लेजिस्लेशन थ्रू द कोर्ट एंड हेल्प टू डिलीवर टाइमली जस्टिस टू लिटिगेंट। तो इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय, ये एक प्रोसेस होता है ताकि पहले इंपैक्ट असेसमेंट देखा जाए और उसके बाद पता, एक अंदाजा लगाया जा सके कि क्या टाइमली जस्टिस डिलीवरी हो भी पाएगा जब आपने ट्रिब्यूनल को हटाकर उन्हें किसको दे दिया है, जुडिशरी को दे दिया है। सो टेक्निकली ऑपरेशनल इंपैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यह है कि जो ऑपरेशन है, जो पूरा प्रोसीजर है, इंटरनल प्रोसीजर, वो पूरा चेंज हो जाएगा। हैज मोस्ट ऑब्वियस इफेक्ट ऑन कोर्ट्स, ये कोर्ट्स को कितना प्रभावित करेगा। इट इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली एड्रेस्ड इंपैक्ट इन JIA, तो ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है। ऑलरेडी हमारी जो जुडिशरी है उसमें बहुत सारे केसेस लंबित पड़े हैं और ये जुडिशियल इंपैक्ट असेसमेंट होता है। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट भी आपको पता होगा, अभी तक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन नहीं बना है तो वर्कलोड बहुत बढ़ने वाला है। दिस इज ऑल द प्रॉब्लम गोइंग टू फेस, और इसीलिए इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो व्हाट इज द नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो NTC वाज फर्स्ट mooted इन L चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, रोजर मैथ्यूज वहां पर याद रखना है आपको जुडिशियल इंपैक्ट असेसमेंट के लिए। यहां पर आपको याद रखना है L चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। इन्होंने बोला था कि भाई इसमें एक आइडिया आया, NTC होना चाहिए। NTC must be established wide a constitutional amendment or to be backed by a statute that guarantees its independence। NTC क्या हो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया जाए, है ना, और इसका स्टैट्यूट ये भी गारंटीड करे कि ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो, गवर्नमेंट बॉडी या फिर पार्लियामेंट या फिर मंत्री परिषद के कंट्रोल में ना आ जाए, क्योंकि इससे जो डिसीजन होते हैं वो इम्पार्शियल हो, वो पार्शियल होंगे, और हम क्या चाहते हैं, जो जजमेंट आए वो इम्पार्शियल हो। इट इज इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला बॉडी टू सुपरवाइज। ये NTC जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक कॉमन NTC बना दिया जाएगा, सभी ट्रिब्यूनल्स उसमें शामिल हो जाएं। सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल्स, ये सुपरवाइज करेगा। फंक्शंस एज ए इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट बॉडी, यही रिक्रूटमेंट बॉडी मतलब लोगों का जो रिक्रूटमेंट होगा वो भी यही करेगी। डेवलप द ऑपरेशनलाइज एंड प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, डिसिप्लिनरी का मतलब पूरी तरह से डिसिप्लिन में काम करे। अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल मेंबर, टेक केयर ऑफ ट्रिब्यूनल्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नीड, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है जहां पर ये सारी प्रोसीडिंग चलेंगी, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलेगा, ये सब इसी के अंडर में आ जाएगा। सो NTC could pave the way for separation of administrative and judicial function carried out by various tribunal। तो यहां पर सेपरेट बॉडी कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल फंक्शन, और इस प्रकार से यहां पर NTC विद ए बोर्ड, एक CEO होगा, अ सेक्रेटरीट विल अलाउ इट टू स्केल अप इट्स सर्विसेज एंड प्रोवाइड requisite administrative support to all the tribunal अक्रॉस द कंट्री। जैसे कावेरी, जितने भी रिवर डिस्प्यूट हैं, जितने भी रिवर ट्रिब्यूनल्स हैं, इसके अलावा जो भी ट्रिब्यूनल्स हैं वो सब इसमें सब्ज्यूम हो जाएंगे।
इज इट क्लियर? तो एनटीसी इज अ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम. As the finance ministry has been vested with the task of tribunal until the NTC is constituted, it must come up with a transition plan. तो ये सब एक आवश्यकता हो गई है. और यहां पर एक मैं ब्रीफ में बता दूं कि फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूनल है. 1952 में सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के नाम से भी जाना जाता है. और यह एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, सावधिक निकाय है. जिसे सावधिक निकाय क्या होता है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत जो पारित होती है वो सावधिक निकाय होता है, स्टैच्यूटरी बॉडी, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू. लेकिन यदि जैसे मान लीजिए एनटीसी को हमने संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया एक अमेंडमेंट के तहत, जिसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन के तहत, तब वह बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक बॉडी कहलाएगी. इज इट क्लियर? सो यहां पर इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली. ये एक्ट तो 1952 में आ गया था और 1983 में इसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया. रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज असिस्टेड बाय 4 मेंबर्स, तो इसके ये मेंबर्स होते हैं, है ना. तो यहां तक आपको. और देखिए अंडर सेक्शन 5C, एनी एप्लीकेंट फॉर द सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ फिल्म हु इज एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन कैन फाइल अपील डायरेक्टली. मतलब किसी को कोई भी समस्या है या उसका कोई भी सीन है, कोई भी दृश्य है, उसमें काट छाट की गई है, तो उस केस में वो डायरेक्टली CBFC, एग्रीव्ड बाय CBFC, तो ये इस एक्ट के तहत वहां पर रिक्वेस्ट कर सकता है कोई भी परिवर्तन को लाने के लिए. तो यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी. 2 थोड़े से टफ आर्टिकल थे आज के, लेकिन देखिए जितना हम लोग इस चीज को कवर करेंगे, एनटीसी क्या है, ये बॉडीज हमेशा एग्जाम में आती है. इसके अलावा नए नए जो ऑर्डिनेंस में क्या दिक्कत है, PSR इंडिया, इसके आपको आर्टिकल जरूर पढ़ने चाहिए, राइट. और कम्युनिटी ट्रांसमिशन, पूरा एक स्टेज आपको समझ में आ गया होगा. तो अब हम लोग बात कर रहे हैं विंकॉम्बे मीटियोराइट. विंकॉम्बे मीटियोराइट जो है, मेटेराइट्स क्या होते हैं? मेटेराइट एक तो होता है मीटियर. देखिए यदि ये पृथ्वी है और ये भारत पृथ्वी का वायुमंडल है, और वायुमंडल में भी मैं इसको मान रहा हूं आयोनोस्फीयर, है ना, आयोनोस्फीयर. तो आयोनोस्फीयर में यदि कोई भी उल्का पिंड मीटियर आता है और वो जल जाए, क्योंकि यहां पर घर्षण के कारण ये बर्न हो जाता है, पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता, तो वो कहलाता है मीटियर. और मीटियोराइट वो है जो पूरी तरह से नहीं जल पाया और पृथ्वी पर आकर टकरा गया. तो इसी प्रकार का एक विंकॉम्बे मीटियोराइट, ये यूनाइटेड किंगडम में फरवरी 2021 में मतलब म्यूजियम में देखा गया, और ये विशेष प्रकार का एक मीटियर है ना, टच डाउन टू यूके, राइट. अब देखिए यहां पर ये अपने आप में एक रेयर केस का जो है मीटियर है. इज इट क्लियर? रेयर केस का मीटियर है ये, है ना. एक मिनट, कुछ परिवर्तन हो सके तो देखता हूं, टेक्निकली कुछ दिक्कत आ रही है आज. दिक्कत आ ही रही है, चलिए कोई बात नहीं. तो यहां पर रेयर मीटियोराइट फाउंडेड, अ मीटियर दैट फेल फ्रॉम फायरबॉल, एक फायरबॉल की तरह से ब्रिटेन के जो ये वाला भाग है, जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, यहां पर आकर गिरा है. और कुछ इस प्रकार का है, लगभग 111 ग्राम, अराउंड इतना ही कुछ है, 103 ग्राम. हाँ, तो विनकॉम मीटियर 103 ग्राम फ्रेगमेंट ऑफ ब्लैक रॉक, काली चट्टान, ब्लैक रॉक की तरह रिजेंबल कर रहा है, कोयले के जैसा दिखाई दे रहा है. इट इज एस्टोनिशिंग रेयर, बिल्कुल रेयर किस्म का ये एक मीटियोराइट है. आउट ऑफ 65,000 नोन मीटियोराइट्स, आज तक जो 65,000 अलग अलग जगह पर टुकड़े मिलते रहते हैं, पुराने ये लोग रिसर्च करते हैं, तो उनमें से 1,000 आर ऑफ कार्बोनियस टाइप, और उनमें से ये एक है. विनकॉम मीटियोराइट डेट्स बैक टू द बर्थ ऑफ सोलर सिस्टम. सबसे खास बात यह है कि सोलर सिस्टम के बनने से पहले की
जो इन्होंने अंदाजा लगाया 4.5 बिलियन ईयर अगो, है ना, 4.5 बिलियन ईयर अगो सोलर सिस्टम नहीं बना था तब, क्योंकि पृथ्वी भी लगभग तभी बन रही थी, तो पूरी तरह से सोलर सिस्टम नहीं बना था, तो एक बहुत पुराना मीटियर है ये। एंड देयरफॉर एग्जामिनिंग इट में ऑफर क्लूज अबाउट द बिगनिंग ऑफ द सोलर सिस्टम। तो यहां से सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के बारे में काफी हद तक पता चल सकता है, राइट। सो स्पेस एजेंसी हैव लॉन्च्ड स्पेसिफिक मिशन। तो मैं आपको कुछ एस्ट्रॉइड्स से रिलेटेड, देखिए एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो टुकड़े हैं, पार्टिकल्स हैं, उनकी जो पूरी लेयर है वो एस्ट्रॉइड है, या हिंदी में बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, राइट। तो इनकी बहुत बड़ी बेल्ट है, और इसके लिए पृथ्वी से, मतलब नासा ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, जापान की जाक्सा कंपनी ने बहुत सारे मिशन भेजे। तो ओसिरिस रेक्स पर तो हमने डिटेल में डिस्कस करा ही था, आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो मैंने बेन्यू की बात की थी, और उसकी संभावना है कि इस पूरे जो 2100 तक आने वाले लगभग 80 साल और में संभावना है पृथ्वी से टकराने की 1/2700, मतलब ये स्ट्राइक कर सकता है, और मंगल पर भी कर सकता है, क्योंकि वो अपना ट्रैक में हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ के रीजन में आ जाए, राइट। तो ओसिरिस रेक्स जो है बेन्यू एक एस्ट्रॉइड है। तो देखिए कौन कौन से ऐसे एस्ट्रॉइड ग्रहों पर भेजे गए थे, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए एस्ट्रॉइड पर एक तो नियर भेजा गया है 2001 में, ये आपको मिलान करने के लिए एग्जाम में नॉर्मली आते हैं, नियर अर्थ एस्ट्रॉइड रेंडेजोस, ठीक है, नियर, नासा के द्वारा भेजा गया, ठीक है। दूसरा है डॉन स्पेस क्राफ्ट एंटर्ड वेस्टाज ऑर्बिट। वेस्टा एक प्रकार का क्या है, वेस्टा एक प्रकार का एस्ट्रॉइड है, बड़ा क्षुद्र ग्रह है। 14 मंथ तक सर्वे किया डॉन स्पेसक्राफ्ट ने वेस्टा पर। नासा के रिसर्चर्स ने हैमर मिशन क्या है, बेन्यू को आकाश में ही तोड़ दिया जाए, नॉक कर दिया जाए, कोलाइड कर दिया जाए, ताकि यह कभी पृथ्वी पर नहीं आ पाए, स्पेस में इसको टकरा कर तोड़ दिया जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट हैमर, ये भी नासा का है। नासा ने लॉन्च किया ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट, ये बेन्यू एस्ट्रॉइड पर है। एस्ट्रॉइड आपको समझ में आ गया कहां पर है, जापान का हायाबुसा 1, हायाबुसा 2 आपने सुना ही होगा, रियुगु नाम का जो एस्ट्रॉइड है उस पर भेजा, और ये अब रिटर्न भी हो चुका है वहां से, वहां की जो पार्टिकल्स हैं, वहां के जो रॉक हैं उसको लेकर। जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा लॉन्च हायाबुसा 2 प्रोब इन December 14, और ये रिटर्न लेकर भी आ गया December 2020 में। सो आपको कुछ टर्म्स एग्जाम के लिए जरूर क्लियर होनी चाहिए। सो मीटियोरॉइड्स क्या हैं, दे आर द ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट रेंज साइज ऑफ डस्ट ग्रेन, स्मॉल एस्ट्रॉइड वगैरह। तो स्पेस में बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं, चीजें हैं, वो मीटियोरॉइड्स हैं। मीटियर्स कौन हैं, जो अर्थ की एटमॉस्फेयर में आए और जल गए, बर्न हो गए, जो हम लोग बोलते हैं टूटता हुआ तारा। एक्चुअल में वो कोई तारे नहीं टूट रहे हैं, हमारे ही वायुमंडल का जो आयोनोस्फीयर है उसमें ये बर्न हो जाते हैं। दिस इज मीटियर। एंड व्हाट इज मीटियोराइट्स, इफ मीटियोराइट्स एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड हिट द ग्राउंड इट इज कॉल्ड। तो जैसे अभी जो आया है उसको मीटियोराइट्स क्यों कहा है, क्योंकि वो 103 ग्राम का है और कार्बोनियस स्टेज का है, सोलर सिस्टम से भी पहले का है, इसीलिए आपको ये विनकाम्बे मीटियोराइट्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एनवायरमेंट इकोलॉजी से टॉपिक है एशियन ग्रेसाइल स्किंक। एशियन ग्रेसाइल स्किंक क्या है, एक प्रकार का जीव है। कैसा दिखाई देता है, देखिए कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, और ये न्यूज़ द हिंदू वगैरह में आई थी। और न्यू स्किंक स्पीसीज फ्रॉम वेस्टर्न घाट, कहाँ पर, नीलगिरीज में पाई गई। और ये इनकॉस्पिक्यूअस लिम्स ऑफ स्किंक मेक देम रिजेंबल स्नेक। इनकॉस्पियस का मतलब प्रॉपर पूरी तरह से पैर दिखाई नहीं देते इसके, लिम्स का मतलब जो पैर हैं, देखिए लेकिन जब ये चलता है तो ऐसा लगता है जैसे सांप चल रहा हो, तो इसीलिए इसको बोला है इनकॉस्पिक्यूअस लिम्स ऑफ स्किंक मेक देम रिजेंबल लाइक स्नेक। तो ये पहली बार ऐसा देखा गया है।
तो यहां पर हम लोग इसके आर्टिकल को कवर करते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट इकोलॉजी में नई स्पीसीज जो भी खोजी गई होती हैं उनके बारे में एग्जाम में जरूर आता है। तो न्यू स्पीसीज ऑफ स्किंक डिस्कवर्ड एट अनैकट्टी हिल, कोयम्बटूर, जो कि नीलगिरी में है, नेम्ड सबडोल्सेप्स नीलगिरियंसिस। द रेप्टाइल इज क्लोजली रिलेटेड टू सबडोल्सेप्स पृथ्वी। ये सबडोल्सेप्स पृथ्वी ये जो है इस प्रकार का है, ईस्टर्न घाट में इस प्रकार की एक स्पीसीज पाई जाती है, उससे काफी हद तक क्लोज है, इसीलिए इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो उससे दिया गया। और मिला कहां पर है? नीलगिरीज में मिला है, इसलिए नीलगिरियंसिस इसको साथ में ऐड कर दिया गया। एक प्रकार का रेप्टाइल है और इस प्रकार की स्पीसीज IUCN के रेड डेटा लिस्ट में वल्नरेबल है और ये नॉर्मली ड्राई डेसिडुअस एरिया में पाया जाता है, राइट। और सीजनल फॉरेस्ट फायर, जो समय समय पर जंगलों में आग लग जाती है, दावानल, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, घरों का निर्माण होने से, और ब्रिक क्लीन इंडस्ट्री जो है, मतलब क्लीन इंडस्ट्री क्या होती है? जहां पर ईंटों को पक्का किया जाता है, उन्हें तपाया जाता है, वो ब्रिक क्लीन इंडस्ट्रीज होती हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन और इंक्रीज द रोड नेटवर्क, इसके कारण इनको खतरा है। सो दिस इज व्हाट एशियन ग्रेसाइल स्किंक। तो एशियन ग्रेसाइल स्किंक अब ये चर्चा में थी, पहली बार ऐसा देखा गया है और इसीलिए आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर थोड़े से फीचर्स, यदि इन केस आपको प्रीलिम्स में मान लो इसी पर टॉपिक आ जाए, तो सबसे पहला तो बात ये, मोस्ट स्किंक्स आर डायूरिनल, मतलब दिन में एक्टिव होते हैं, खाना पीना का जो अरेंजमेंट करते हैं। जैसे आपने सांप वगैरह इत्यादि देखे, वो नॉक्टर्नल कहलाते हैं। नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है? निशाचर, है ना, निशाचर। और डायूरेनल कौन होते हैं? जो दिन में एक्टिव होते हैं जीव जंतु, वो डायूरेनल कहलाते हैं। यूजुअली सीक्रेटिव, और जो है इनसे कुछ सीक्रेशन होता रहता है, मतलब पदार्थ। नॉन वेमिनस हैं, जहरीले नहीं होते हैं, ये कुछ फीचर्स पता होने चाहिए क्योंकि इस पर पूरा लेख आया है। रिजेंबल स्नैक बिकॉज ऑफ एन इनकॉन्स्पिक्यूअस लिम्ब, इनके जो पैर वगैरह दिखाई नहीं देते जब इतना तेजी से चलते हैं। दे मूव ऑन लैंड, सच रिजेंबलेंस रिजल्ट ह्यूमन किलिंग देम, और सांप के जैसे दिखाई देते हैं और हमें लगता है कि जहरीला होगा, इसलिए हम उसे मार देते हैं। स्किंक यूजुअली फीड ऑन इंसेक्ट, कीट पतंगों पर, टर्माइट्स, दीमक पर, क्रिकेट, जो क्रिकेट्स होते हैं जो आवाज करते हैं रात में, झिंगुर वगैरह। क्रिकेट्स जो होते हैं दोस्तों ध्यान रखना, झिंगुर को कहा जाता है, झिंगुर। स्मॉल स्पाइडर्स, ये सभी इनका व्यंजन है, भोजन है। तो ये आर्टिकल आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। अगला आर्टिकल है दोस्तों, प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स। मैसाचुसेट्स आपको पता होगा, MIT यूनिवर्सिटी दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है। उन्होंने डिजाइन किए हैं नैनो पार्टिकल कॉल्ड प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट्स, PAC। और ये क्या करेंगे? आपने कई बार नाम सुना होगा टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का, जरूर सुना होगा, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, टारगेटेड, माफी चाहता हूं, व्हाट इज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी? देखिए, हम लोग जो दवाइयां खा रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारी मेडिसिन पड़ी हुई है, मान लीजिए ये है और ये है, इतनी बड़ी मेडिसिन है ना। तो इतनी बड़ी मेडिसिन जो है एक्चुअल में इतने की जरूरत नहीं है। जिस ऑर्गन में हमारे को वो दवाई की आवश्यकता है, वो बजाय इतनी बड़ी दवाई के इतने से ही काम हो जाएगा, लेकिन बशर्ते कि वो बिल्कुल उस ऑर्गन पर ही जाकर काम करे। तो इसका जो ये बाकी जो इतना सारा पदार्थ है, वो हमारे शरीर में मेटाबोलाइट्स के तौर पे काम करता है, नुकसान करता है। तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी की मदद से आपने सुना होगा, जो कैंसर की जो कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी में पूरे शरीर में वो जो मटेरियल है रक्त वाहिनिकाओं के अंदर घूमता रहता है। और हमें क्या जरूरत है? पर्टिकुलर लिवर में जाकर वो काम करें, पर्टिकुलर वो जो है हमारे स्टमक में कॉलोन कैंसर है तो कॉलोन में जाकर काम करें। तो ये क्या है तरीका कि पहले
जो हमारे बायोलॉजी है, विशेषकर हम लोग जो बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट, वो क्या कर रहे हैं, टू बी पॉइंट उस पर्टिकुलर ऑर्गन में ही जाए और इसके लिए नैनो सबमरीन्स बनाई जा रही है। सबमरीन्स, नैनो सबमरीन्स क्या होती हैं दोस्तों, जैसे सबमरीन होती है पनडुब्बी पानी में, वैसे ही नैनो सबमरीन पर्टिकुलर लोकेशन पर जाएगी, सेंसर होगा उनमें, अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगी यहां पर कैंसर का ट्यूमर है और वहीं पर वो अटैक करेगी, बजाय कि पूरे शरीर में, क्योंकि आपको पता होगा साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी इत्यादि के। तो इन्होंने बनाया है प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट। अब ये क्या कर रहा है देखिए, बायोलॉजिक्स वेयर आइडिया इज टू टारगेट अ डिफेक्टिव प्रोटीन, जहां पर शरीर में डिफेक्टिव प्रोटीन है इन द सिस्टम बाय डिलीवरिंग प्रोटीन टू इट। तो बायोलॉजिक्स क्या है, इस तरह से जहां पर डिफेक्टिव प्रोटीन है वहां पर ये प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट डाले जाए, क्योंकि प्रोटीन से ही एंटीबॉडीज, एंटीजन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इनका निर्माण होता है। एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट क्या करेगा, जो ड्रग मॉलिक्यूल है, मतलब जो दवाई है, कैन बी अटैच टू द एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के साथ, एंटीबॉडी तो अपना काम करेगी, उसके साथ ड्रग को भी अटैच कर दिया, तो ये ताकतवर तरीके से काम करेगा रोगों को रोकने के लिए। सो पीएसी हैव अ प्रोटीन अटैच टू द एंटीबॉडी। तो पीएसी क्या है, प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट क्या है, ये अटैच टू एंटीबॉडी एंड कैन प्रेसाइजली डिलीवर द ड्रग टू स्पेसिफिक सेल। यही तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है, जब हम लोग पर्टिकुलर सेल पर ये पहुंचाते हैं। दिस कुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन इनक्योरेबल डिजीज, और इससे हमारे जो ऐसे रोग हैं जो कभी भी ठीक नहीं होंगे, इनक्योरेबल डिजीज है ना, उन्हें भी रोका जा सकता है। सो पीएसी, प्रोटीन एंटीबॉडी कंजुगेट, कैन बी यूज्ड टू ट्रीट अनड्रगेबल केस बिकॉज विद द प्रोटीन वी कैन डिजाइन ड्रग मॉलिक्यूल एंड विल बाइंड टू द टारगेट, और वो सीधा टारगेट पर काम करेगा, राइट। अब बात कर रहे हैं थोड़ा इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर के बारे में। इस बार देखिए बहुत हाई रिकॉर्ड में चावल और गेहूं का उत्पादन हुआ। भारत ने एक्सपोर्ट भी किया 20 मिलियन टन ऑफ व्हीट एंड राइस, और इसके अलावा देखिए ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड रिकॉर्ड 92 मीट्रिक टन। और कहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस कोविड पेंडेमिक ने, इसी ने लोगों को बचाया है। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस, जिसे आम भाषा में हम लोग बोलते हैं राशन की दुकानें। तो देखिए एक बड़ा मेजर चंक चावल और गेहूं का, जिसमें से 92 मीट्रिक टन में से 60.32 मीट्रिक टन देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, अदर वेलफेयर स्कीम के तहत यहां पर, और 31.52 मिलियन टन जो है उसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना के पैकेज के तहत जो लोगों को भारत सरकार के द्वारा घोषित किया था। और इसी से क्या हुआ, ये लॉन्च किया गया था कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, और इसी ने लोगों को बचाया है। खाद्यान्न आपूर्ति में कोई कमी नहीं आई, भारत के अंदर ये पूरा जो फूड नेटवर्क है उसमें कोई कमी नहीं आई। तो टोटल ग्रेन, जो कुल खाद्यान्न था, चैनल्ड through the public distribution system in 2021 was nearly 50% higher than the normal years। आप देखिए कि पिछले वर्षों की तुलना में 50% ज्यादा इन राशन दुकानों से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्योंकि पर्टिकुलरली हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के तहत इसे दिया। 50% इंक्रीज हो गया देखिए पीडीएस में। So these twin record are remarkable in the history, और इस प्रकार का पहली बार ऐसा देखा गया, और ये बहुत अच्छी बात है। और इस प्रकार से यहां पर देखिए एक और बात यहां पर सामने आई, और ये अनप्रेसिडेंटेड था, मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है ना, यूं कह सकते हैं ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। तो अनप्रेसिडेंटेड ऑफटेक राइस एंड व्हीट स्टॉक इन सेंट्रल पूल, इस प्रकार का रिक्वायर्ड मिनिमम बफर, जबकि मिनिमम बफर कितना होता है 21.04%, हमने अप्रैल 2021 तक देखिए व्हीट का स्टॉक कितना कर लिया था, ताकि कल को किसी भी प्रकार की वेव आ जाए, खाद्यान्न की आपूर्ति में कोई कमी ना हो।
द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन राइस। अब देखिए भारतीय जो चावल है उसे कंपटीशन झेलना होता है विदेशों में, व्हीट को भी, लेकिन हुआ क्या, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन राइस एंड व्हीट हैज बीन इनेबल्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। एक तो है इंडियन ग्रेन बीइंग अवेलेबल एट सब एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस पर अवेलेबल होता है, तो इसीलिए सस्ता हो जाता है। जब विदेशों में भेजेंगे तब तो भारत की सरकार कोई एमएसपी नहीं लगाएगी। इंक्रीज इन द इंटरनेशनल प्राइस। अब देखो एक फायदा और क्या मिला कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो प्राइस है, मेड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया अ वायबल प्रोपोजिशन। तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में प्राइसेस बढ़ गए गेहूं चावल के, इसलिए भारत के लिए एक्सपोर्ट करना वायबल हो गया, क्योंकि भारत को मुनाफा कंपैरेटिवली ज्यादा हुआ। इज इट क्लियर? चलो, तो यहां पर एक इंडेक्स आता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लोकेशन कहां है? FAO का मुख्यालय है इटली, इटली के शहर रोम में इसका मुख्यालय लोकेटेड है ना, रोम इज द कैपिटल। सो FAO मंथली सीरियल प्राइस इंडेक्स इज अ पार्ट ऑफ UN FAO फूड प्राइस इंडेक्स, और ये मंथली मेजर करता है जो चेंजेस हैं इन द इंटरनेशनल प्राइस। तो हमें पता रहता है अंतरराष्ट्रीय प्राइस क्या चल रहे हैं। बास्केट ऑफ 5 मेजर फूड कम्युनिटी, अपने आप में ये इंडेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है। व्हाट इज FAO फूड प्राइस इंडेक्स, है ना। सीरियल मतलब खाद्यान्न, शुगर, डेयरी, वेजिटेबल, ऑयल एंड मीट प्रोडक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ एवरेज ऑफ 5 commodities group. Price indicates way by average export share and each of the group। तो कुल मिला के क्या, इतना हमें ज़्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। अलग अलग इंडेक्सेस हैं, प्राइस ये डिसाइड करता है और उस इंटरनेशनल बास्केट के अनुसार हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगले आर्टिकल की बात करने वाले हैं, नेक्स्ट आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आपको आपसे टाइमली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, टाइमली करंट अफेयर्स का मिलना बहुत जरूरी है। तो आपको अर्ली मॉर्निंग अपसे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। आई थिंक आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी, है ना। इज इट क्लियर? सो 1 सेकेंड, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम क्या थी वो भी देख लेते हैं। चलिए, तो आज शायद टेक्निकल प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पा रही है, तो आज हम लोग यहीं पर रोकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज हम लोग यहीं पर रोकते हैं। सो थैंक यू सो मच। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड विल मीट सून। हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद 19 में करंट अफेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।